Hello students, I hope you all are well. So, in today's class we will start the next topic, which is second law of motion. In the last class I have already explained you the first law of motion and also about the concept of inertia and mass, and today we will discuss the second law of motion. So basically, when we revise or recall our first law, it was like that if an unbalanced external force acts on a body, its velocity changes. That means the body gets an acceleration. Basically, we will today learn that how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force. So basically, we will learn in the second law of motion about the measurement of force. So in the second law of motion, what we need to learn? The measurement of force. So at first we will have to consider some examples. So according to your book, some examples are given that during the game of table tennis, if the ball hits a player, it doesn't hurt him. So अगर टेबल टेनिस खेलते समय अगर वो बॉल किसी प्लेयर को हिट करता है तो उस प्लेयर को इतना ज़्यादा चोट नहीं लगता. या फिर अगर बैडमिंटन भी खेल रहा है तो अगर शटल जाके लग जाता है किसी को, फिर भी इतना चोट नहीं लगता. बट उसका प्लेस में अगर एक बॉल, एक क्रिकेट का फास्ट मूविंग बॉल अगर एक स्पेक्टेटर को हिट करता है तो उससे उसको चोट लग भी सकता है ना. जैसे कि कॉस्को बॉल या समथिंग लाइक दैट. अब प्लास्टिक बॉल से हिट करेगा तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन इफ यू यूज सम काइंड ऑफ कॉस्को बॉल एंड देन क्या होगा? चोट लगेगा. ठीक है. सो एंड नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक ट्रक रेस्ट में है, इफ अ ट्रक इज एट रेस्ट देन इट डज नॉट नीड एनी अटेंशन, दैट इज इट कैन नॉट हर्ट एनीवन, है ना. अगर एक ट्रक रेस्ट में है तो वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता. बट वही ट्रक अगर एक मिनिमम स्पीड में भी चल रहा हो तो एक वो पर्सन का लाइफ ले सकता है. मिनिमम स्पीड यानी कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड में भी अगर वो चल रहा हो ना ट्रक, फिर भी वो ट्रक एक पर्सन का लाइफ ले सकता है. एंड ऑल्सो एक और चीज़ है कि जो ये एक बुलेट होता है ना, जो पिस्तौल में बुलेट होता है, वो बुलेट का कितना छोटा सा, इतना छोटा सा बुलेट होता है, उसका मास बहुत कम होता है, यानी कि उस बुलेट का वेट बहुत कम होता है. वो इतना कम मास का बुलेट भी अगर एक पिस्तौल से फायर करा जाए तो वो भी एक इंसान को मार दे सकता है. मतलब इन द फर्स्ट केस ऑफ ट्रक का केस में क्या था? वो ट्रक का वेट बहुत ज्यादा था और स्पीड कम था, फिर भी वो जान ले सकता है किसी इंसान का. एंड इन केस ऑफ बुलेट क्या हुआ? बुलेट का मास क्या था? कम था. लेकिन पिस्तौल से अगर फायर होगा वो बुलेट तो उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा. वो बुलेट बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगा एंड ट्रेवल करने की वजह से क्या होगा? वो बुलेट भी किसी का जान ले सकता है. सो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? ये कुछ एक टर्म होना पड़ेगा जो ये दोनों जो क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मास कम होने से भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है. अगर वेलोसिटी कम होगा, मास ज़्यादा होने से भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है. सो ये जो दो क्वांटिटीज एक साथ एग्जिस्ट करने के लिए कुछ एक नया प्रॉपर्टी होना चाहिए. एंड द क्वांटिटी विच मेजर्स बोथ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. एक नया क्वांटिटी है जो कि मास और वेलोसिटी दोनों मेजर करवाता है, उसको बोला जाता है मोमेंटम. सो मोमेंटम इज द क्वांटिटी विच मेजर्स बोथ मास एंड मोमेंटम. सो इन केस ऑफ बुलेट द मास ऑफ द बुलेट वाज लेस बट द स्पीड ऑफ द बुलेट वाज मच. एंड उन दोनों को कंबाइन वे में कौन मेजर कर रहा है? मोमेंटम मेजर कर रहा है. एंड दिस property which is called momentum was introduced by Newton, Isaac Newton. The property momentum was introduced by Isaac Newton. So momentum हम लोगों को समझ में आया. So momentum को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है P. Momentum is represented by P and obviously mass is represented by M and V is represented by velocity. So basically the momentum is represented by mv, that is mass
इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम समझ में आया? आखिर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मास कम भी होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगा, फिर भी उसका एक मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। एंड इसीलिए क्या होता है, अगर वो बुलेट का मास कम भी होता है पर वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण फाइनली उसका मोमेंटम लेकिन ज़्यादा ही होता है, यानी कि वो एक पर्सन को मार सकता है। एंड इन द केस ऑफ ट्रक, अगर ट्रक का मास ज़्यादा है पर वेलोसिटी कम होने की वजह से भी मतलब क्या कर सकता है, वो ट्रक एक इंसान को मार सकता है, बिकॉज फाइनल जो उसका मोमेंटम है वो क्या है, ज़्यादा है। सो बेसिकली द मोमेंटम हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है कि नहीं, मास है इसीलिए मोमेंटम का क्या है, मैग्नीट्यूड है कि नहीं। मास होने के कारण क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, खुद का एक स्ट्रेंथ रहता है। एंड ऑल्सो वेलोसिटी होने के कारण क्या है, डायरेक्शन। तो मोमेंटम का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। सो द मोमेंटम हैज बोथ magnitude, sorry this is not TUTE, TUD, magnitude and direction. So momentum has both magnitude and direction. Alright, so ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। Now इसका SI यूनिट क्या होगा, मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा? What you know is P, तो आप लोगों को पता नहीं, इसका SI यूनिट निकालना है। अच्छा, मास का SI यूनिट क्या होता है, मास का क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, द SI यूनिट ऑफ मास इज kg and what is the SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, meter per second, isn't it? I have already taught you in the last class that the SI unit of velocity is meter per second. So you'll have to write like this, meter per second, and therefore the SI unit of momentum is, that is the international unit of momentum is kg meter per second. So you'll have to keep this SI unit in your mind so that it will be helpful for your further calculations in some sums. And now let us proceed to the next part in this paragraph. So it is given here that let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to be give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start the engine. So in this case you just have to इमेजिन अ सिचुएशन लाइक एक रास्ता में एक गाड़ी का बैटरी डेड हो चुका है और वो गाड़ी खुद से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को पता होगा, ऐसा सिचुएशन आप लोगों ने भी फेस किया होगा, कभी रास्ता में देखा होगा या फिर पर्सनली भी कभी फेस किया होगा कि गाड़ी का इंजन अचानक से उसका जो बैटरी है वो डेड हो जाने के कारण गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उस वक्त क्या किया जाता है, उस गाड़ी को बहुत सारा आदमी मिलके ठेलता है और उसको ठेल के एक ऐसा स्पीड में, उसको जस्ट ठेल देने से ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हो जाता है, उसको 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड या फिर एक मिनिमम स्पीड में उसको पहुंचा देना पड़ता है, जिसके बाद में वो गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो सकता है। सो हियर उस जो कार है उसको स्टार्ट करने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड में उसको पहले पहुंचा देना पड़ेगा, जो स्पीड सफिशिएंट है उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए। सो अगर एक या दो इंसान उसको पुश करेगा तो वो गाड़ी हार्डली स्टार्ट होगा, है कि नहीं। एक या दो इंसान अगर एक गाड़ी को पकड़ के पुश करेगा तो हार्डली थोड़ा मूव होगा गाड़ी, है ना। बट अगर कंटिन्यूअस पुश करते रहेगा, एक दो इंसान मिलकर कंटिन्यूअसली उसको हार्डली एकदम पुश करते रहेगा थोड़ा दूर तक, तो क्या होगा, ग्रेजुअली वो जो मोमेंटम होगा वो चेंज होगा एंड उसके कारण क्या होगा, स्पीड थोड़ा चेंज होगा एंड उसके कारण क्या होगा, वो कार क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। डेट इज इट मीन्स डेट द चेंज ऑफ मोमेंटम of the car is not only determined by the magnitude of force but also by the time. So अगर थोड़ा टाइम के लिए जस्ट थोड़ा दूरी पुश किया तो कार क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, बट वही एनर्जी से, वही मास से, मतलब जो दो इंसान का मास है वही दो इंसान का मास से थोड़ा कंस्टेंटली थोड़ा टाइम तक अगर उस कार को ठेला तो वो कार क्या होगा, स्टार्ट होगा। डेट मीन्स टाइम भी ज़रूरी होता है, जस्ट मास होने से नहीं होता है, टाइम भी जरूरी होता है। इट मे देन also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate. That is, force किस में डिपेंड करता है, कितना मोमेंटम चेंज होगा, वो टाइम पे डिपेंड करता है at which the momentum is changed. कितना टाइम उस मोमेंटम को चेंज करा जा रहा है उसमें डिपेंड करता है। So finally the second law of motion states that
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट आने के साथ साथ क्या आ जाता है, टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स कितना रेट में यानी कि कितना टाइम में चेंज हुआ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स in the direction of the force. So this is about the second law of motion and the mathematical formulation of second law of motion. I will discuss it in the next class. So for today's class I have just completed the topic of momentum and also the concept of second law of motion, and we will discuss the mathematical formulation in the next class. So students, with this, that's all for today. Thank you.